और चलिए आपको सहारनपुर से आ रही तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने वो अपील को प्रतिसाद देते हुए 325 से ज्यादा सीटें एनडीए की झोली में डालने का काम। 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, ये आरएलडी सब इकट्ठा हो गए। तब भी मैंने कहा था भुवनेश्वर कार्यकारिणी में कि जिसको इकट्ठा होना हो जाए। इस बार भारतीय जनता पार्टी 50% का चुनाव लड़ेगी और हम यहां पर विजय प्राप्त। और फिर से उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 65 सीट दिए और मोदी जी दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने, 2/3 बहुमत के साथ बने। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता का दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हम पर भरोसा जब आए भरोसा किया, आशीर्वाद दिया, उत्साह बढ़ाया और सरकार बनाने का मौका दिया। ये उत्तर प्रदेश की जनता जब भी हम आए तब हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी है। मित्रों, आज एक ऐसी सीट पर मैं आया हूं जहां 28 साल से कमल नहीं खिला है और मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं कि एक बार इस सीट पर कमल खिला दीजिए। हमेशा इस सीट पर कमल ही कमल रहेगा। इस प्रकार का काम। मित्रों, हम यहां पर विकास की बात लेकर आए, हम यहां पर कानून और व्यवस्था की बात लेकर आए, हम यहां पर संस्कृति के सम्मान की बात लेकर आए और यहां पर गरीब कल्याण की बात लेकर आए। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी स्थिति थी जब सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा ये बुआ भतीजा की सरकारें जब चलती थी, तब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का राज था या नहीं था? जोर से बोलो भाई, ऐसे नहीं था या नहीं था? कहीं इमरान मसूद बैठे थे, कहीं आजम खान बैठे थे, कहीं अतीक मोहम्मद बैठे थे, कहीं और कोई बैठा था और सारी जनता सहमी हुई दिखाई पड़ती थी। आज आपने 2/3 बहुमत दिया, योगी जी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। पलायन कराने वाले माफिया आज उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। माफिया तीन ही जगह पे है, तीन ही जगह पे है। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं, या तो जेल में है, या अखिलेश की प्रत्याशी की सूची में है, चौथी कोई जगह पे नहीं। तीन ही जगह पे माफिया है, जेल में है, उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो अखिलेश जी की प्रत्याशी की सूची में है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो शासन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिया है, इसका परिणाम है कि पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया हो गया है। मित्रों, इस प्रदेश के अंदर मैं कुछ समय के पहले आया था शाकंभरी यूनिवर्सिटी की नींव रखने के लिए। तब मुझे बड़ा आनंद हुआ कि मां शाकंभरी के नाम से नींव रखने का कार्यक्रम हुआ है और यहां बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। मगर देखना भैया, यूनिवर्सिटी बने और बाद में भी नाम शाकंभरी रहे, इसके लिए कमल फूल की सरकार बहुत जरूरी है। एक बार यहां श्री कांसीराम के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया था नहीं बनाया था? नाम क्या है उसका? नाम क्या है उसका? है कांसीराम का नाम? तो शाकंभरी जी का भी मैंने शिलान्यास किया है। आप इसका ध्यान रखना, कहीं इसका भी नाम कोई बदल न जाए। बदलने दोगे क्या? बदलने दोगे क्या? मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे काम किए। यहां पर 10 नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। 51 नए सरकारी महाविद्यालय खुले और 79 नए महाविद्यालयों का भवन खोलने का, 79 नई कॉलेजों का मकान बनाने का काम किया, उसका एक्सपांशन करने का काम किया। 12 कॉलेज थे,
कितने साल में 12 कॉलेज बने थे बताओ भाई? 70 गोविंद वल्लभ पंत से लेकर अखिलेश बाबू तक 12 कॉलेज बने थे। जोर से बोलो कितने मेडिकल कॉलेज थे? और जोर से बोलो कितने थे? आज हमने 5 साल में 12 से बढ़ाकर 40 तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश बाबू हमारा हिसाब मांगते हो? कल एक प्रेस वार्ता कर कहो कि आपके सपा बसपा का जो 20 साल रहा उसमें कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले? कुछ नहीं कर पाए आप। ये तो गोविंद वल्लभ पंत और नारायण दत्त तिवारी जो छोड़कर गए थे उसको आप चला दे रहे। आपने क्या करा? उत्तर प्रदेश की आबादी 7 करोड़ से 22 करोड़ पहुंची। कितने नए विश्वविद्यालय बनाए, कितनी नई कॉलेजें खोली हैं, कितनी कॉलेजों का विस्तार किया है, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कितने नर्सिंग कॉलेज खुले। एक बार हिसाब लेकर आ जाओ। कल ही मेरे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता को आपको हिसाब समझाने के लिए जो भी मन तय करो वहां भेजने के लिए तैयार हूं। विकास का काम आप नहीं कर सकते अखिलेश जी। विकास का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मित्रों, आज 40 मेडिकल कॉलेज बने हैं या तो बनने की प्रक्रिया में है। 1900 मेडिकल सीटें थी 70 साल में 1900 थी। हमने 4200 तक ले जाने का काम 5 ही साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 28 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, 26 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ये सरकार मानती है कि इस प्रदेश के युवा को अगर हम मौके देते हैं तो उत्तर प्रदेश के युवा जितना तेजस्वी युवा कहीं और नहीं है। उसको मौके की जरूरत है और मौका नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं और हमने कर दिखा है। गत चुनाव में तो मैं वादा करने आया था, इस बार मैं आपके पास हिसाब लेकर आया हूं कि देखिए हमने ये कर दिया था। गत चुनाव में मैं आपको वोट की विनंती करने आया हूं। वोट की विनंती तो आज भी करता हूं, मगर अधिकार भी है। मैं कहता हूं आपके वोट पर मेरी पार्टी का अधिकार भी है मित्रों, अधिकार भी। क्योंकि हर एक वो वादा जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में किया था वो 95% से ज्यादा वादे हम पूरे कर चुनाव में आए हैं। अखिलेश बाबू, एक टेलीविजन इंटरव्यू में आप दिखा रहे थे भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, मुखपत्र ही दिखा रहे थे। उस पर तो मोदी जी की अकेले की फोटो है। इसमें क्या दिखाना है? हर भारत के 130 करोड़ के हृदय में मोदी जी रहते, आप क्या दिखा रहे हो? जरा तनिक वो घोषणा पत्र को खोल कर देख लो और एक एक वादा पेन लेकर टिक करते जाओ। 95% वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कर दिए थे। हमने कहा था कि यहां गुंडा माफिया नहीं होंगे, कानून और व्यवस्था ठीक होगी, यहां कल कारखाने लगेंगे, उद्योग लगेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा और उत्तर प्रदेश के युवा को रोजगारी मिलेगी। मित्रों, मैं बताने आया हूं उत्तर प्रदेश की जनता को और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को, जिस प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं होती है वहां कभी उद्योग, इंडस्ट्री, बिजनेस नहीं लगते हैं, क्योंकि सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। आप मुझे बताओ भाई, सपा सुरक्षा दे सकती है क्या? जोर से बोलो, दे सकती है क्या? बसपा सुरक्षा दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। सुरक्षा अगर कोई दे सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे रही। अब परसों में भाषण सुन रहा था उनका, पब्लिक में तो जाते नहीं, प्रेस के सामने भाषण करते हैं। मैंने पूछा कि भाई मीडिया विभाग को कि क्या बोले आज, तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। अरे अखिलेश बाबू, इतना झूठ इतने जोर से बोलते हो, लज्जा नहीं आती आपको? झूठ कोई बोलता है तो कान में बोलेगा, माइक में बोलेगा। और दिल्ली की दूरी को कम किया है। 4 घंटे की दूरी को मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकता था। इस कार्य को पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया? आखिर समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश में मौका मिला था।
बहुजन समाजवादी पार्टी को 3 बार मौका मिला था। कांग्रेस ने इस प्रदेश के अंदर 55 वर्षों तक शासन किया है। आखिर वे लोग इन कार्यों को क्यों नहीं कर पाए? ये रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में बन रही है, 30,000 करोड़ रुपए की है, और यह कार्य पहले क्यों नहीं हो पाया? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में हमारी सरकार दे रही है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर, और गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक जिस दूरी को अभी तय करने में समय लगता है 16 से 17 घंटे, गंगा एक्सप्रेसवे जब 3 वर्ष के अंदर बनकर के तैयार होगी तो भाइयों बहनों यही दूरी तय करने में मात्र 6 घंटे लगेंगे। सुबह निकले, दोपहर में संगम में स्नान किया, शाम को वापस अपने घर को वापस आ गए। यानी ये कार्य है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। और मैं तो यहां पर सत्यपाल सिंह जी को भी और अनिल अग्रवाल से भी कहा है मैंने कहा अगर आपकी फिल्मों में रुचि हो तो मुंबई मत जाइए, अब तो फिल्म सिटी में गाजियाबाद के बगल में ही बना रहे हैं। फिल्म सिटी भी नजदीक बन रही है, क्योंकि सतपाल सिंह जी तो मुंबई से ही यहां आए थे। अब उनको मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, मुंबई की फिल्म सिटी यही गाजियाबाद के बगल में बनने जा रही है। भाइयों बहनों, ये विकास का कार्य पहले क्यों नहीं हो पाया? ये जो गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुरादनगर में पहले बिजली मिलती थी 2017 के पहले नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी। जो बिजली नहीं दे सकते थे वे आज कह रहे हैं कि मुफ्त में बिजली दे देंगे। कहां से दे देंगे? वे जब पैसा लेके बिजली नहीं देते थे, फ्री में बिजली का बिल वसूली करते थे, बिजली न देकर के बिल वसूली करते थे। 2017 के बाद बिना चेहरा दिखे, बिना क्षेत्र देखे प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बिजली मिल रही है। मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में भी बिजली मिल रही है। गरीबों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ, ये जो कोरोना महामारी है, दुर्भाग्य से सपा बसपा कांग्रेस की सरकार के समय आई होती, क्या दुर्गति हुई होती? न दवा था, न डॉक्टर था, न उपचार का केंद्र था। और जैसे कोरोना कालखंड में, आपदा के समय में क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष सभी लोग मिलकर के सेवा के कार्य के साथ जुड़ते हैं, सभी लोग मिलकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैंने सर्वदलीय बैठक की थी लखनऊ में, समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार करवा दिया। मैंने मुख्यमंत्री आवास पे नहीं आयोजित करवाई थी, राजभवन में करवाई थी कि राज्यपाल जी की अध्यक्षता में बैठक होगी, तब भी नहीं आए। कहा साहब कोरोना से हमें क्या मतलब, तुम जनता के संकट में सहयोगी नहीं बन सकते, साथी नहीं बन सकते, और चुनाव के समय बेवकूफ बनाने के लिए आ जाओगे तो जनता भी तुम्हें वही ठेंगा दिखाने का काम करेगी। कोरोना कालखंड में इनका कहीं पता नहीं था, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा, कोई या किसी का था पता नहीं। संकट का साथी या तो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश की सरकार थी, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जो सेवा ही संगठन है संकल्प के साथ एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए लगा हुआ था। भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज खाद्यान्न का भी प्रत्येक गरीब के घर तक पहुंचाने का कार्य भी हो रहा है। यही होता है डबल इंजन की सरकार का लाभ। और पहले क्या होता क्या था? मैंने अखिलेश जी से ही पूछा, मैंने कभी कितने गरीबों को मकान बनाए हो? कहा हम भूल गए थे। मैंने कहा ऐसे ही भूलते हैं,
अपना मकान बनाने में भूल नहीं हुई, उनके शागिर्द में रहने वाले माफियाओं ने बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई, उनको बनाने में भूल नहीं हुई, लेकिन गरीब का मकान बनाने में उनसे भूल हो गई। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों को एक एक आवास दे दिया। पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली भी मिल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग आते थे, हर अभिभावक की एक ही शिकायत होती थी, बेटियां सुरक्षित हैं, स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। हमने कहा बेटियों की सुरक्षा के लिए अब संकट नहीं आएगा, भाजपा को आने दीजिए, इन गुंडों को वहां भेजेंगे जहां इनको पहुंचाया जाना चाहिए। और भाइयों बहनों, थोड़ा मुझे एक बात बताइए, जो लोग मुजफ्फरनगर के दंगों के दोषी हों और राम भक्तों पर जिन्होंने निर्ममता से गोली चलाई है, क्या वे लोग जनता जनार्दन से वोट मांगने के हकदार हैं क्या? ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर में दंगा कितने महीनों तक चलता रहा, और सचिन और गौरव नाम के जो दो नौजवान वहां मारे गए थे, उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने तो केवल एक बात कही थी कि भाई देखो हमारी बहन स्कूल जाती है, क्यों उसको परेशान करते हो। बहन की रक्षा के लिए, बहन के सम्मान की रक्षा करने के लिए वे दो नौजवान गए थे, निर्मम हत्या कर दी गई। और लखनऊ से फोन आकर के उन गुंडों को, हत्यारों को छुड़ा दिया जाता है। उन दो नौजवानों के लिए न्याय मांगने के लिए जब कोई सभा होती है, चौधरियों की सभा होती है, उस चौधरियों की सभा में जाने वाले किसानों पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। महीनों तक दंगा हुआ। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि दंगों के कारण मारे गए निर्दोष हिंदुओं की खून से जिनकी टोपियां दागी हुई हो, रंगी हुई हो, और राम भक्तों की, निर्दोष राम भक्तों पर गोलियों से जिनकी टोपियां रंगी हुई हो, वे लोग आज शांति और सौहार्द का उपदेश देकर के ऐसे दे रहे हैं जैसे, यानी इन लोगों को बोलने में तनिक भी संकोच नहीं होता। और ये लोग तब आ रहे हैं जब चुनाव में इन लोगों ने उन्हीं दागी लोगों को फिर से प्रत्याशी बनाया है। कैराना के व्यापारियों के प्लान के लिए जो जिम्मेदार थे, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए जो जिम्मेदार थे, बुलंदशहर के उपद्रव के लिए जो जिम्मेदार थे, स्याना के आतंक के लिए जो जिम्मेदार थे, मुरादनगर के आतंक के लिए, मुरादाबाद के आतंक के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, जो लोग 5 वर्षों तक बिलों में छुपे हुए थे, आज जब चुनाव आया है गलतफहमी में फिर आ गए हैं। उनको लगता है कि हम सपा या बसपा का टिकट लेकर के अगर चुनाव लड़ जाएंगे तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कानून का राज तो यूपी में 10 मार्च के बाद भी रहेगा, चिंता मत करिए। कानून का राज तो तब भी रहना है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और अगर भाइयों बहनों, ये जो पेशेवर अपराधी और माफिया है ना, ये भले ही चुनाव के दौरान कुछ देर तक धौंस दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद आप देखेंगे इनके गले में तख्ती लटकती हुई दिखाई देगी। ये लोग किसी थाने की चौखट में जाकर के इस बात की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे कि बकस दो, बकस दो। सब्जी बेच करके फुटपाथ पर, चद्दर में, किसी बोरे में सामान बेच करके अपना पेट भर लेंगे, लेकिन किसी व्यापारी और किसी गरीब के हक पर डकैती नहीं डालेंगे।
आप देखना 10 मार्च के बाद फिर यही होने वाला है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने 2017 में जो कहा, लोक कल्याण संकल्प पत्र का एक एक वाक्य हमने मंत्र मान करके उसको अक्षरशः पूरा किया। और करते भी क्यों नहीं? क्योंकि आपने योग्य जनप्रतिनिधि चुने थे। हर महीने तो जनरल साहब पहुंच जाते थे कि साहब लोक कल्याण संकल्प पत्र में ये कहा है और वहां की ये आवश्यकता है। शहजीत पाल त्यागी जी पहुंच जाते थे कि ये सब काम होने चाहिए, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना है। और यहीं के लिए नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की लोग चर्चा करते थे। सभी किसानों की, सभी व्यापारियों की, सभी नौजवानों की, सभी बेटियों की सुरक्षा की बात करते थे। और सरकार ने बिना भेदभाव के उन कार्यों को संपन्न किया। और मैं कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं तो तीनों पिछली सरकारों को चैलेंज करता हूं, उनका पूरा कार्यकाल ले लो और हमारी 5 वर्ष का कार्यकाल ले लो। उपलब्धियों के मामले में, सुरक्षा के मुद्दे पर वे तुलना कर लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर, इन सब पर संयुक्त रूप से भी भारी पड़ेगा। मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछली सरकारों में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। अब तो कोई कावड़ यात्रा पे भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। पहले लोग कावड़ यात्रा में प्रतिबंध लगाते थे। मैंने पूछा, ये कावड़ यात्रा में प्रतिबंध क्यों? कहते थे साहब जो है संवेदनशील स्थलों से होते हुए जाता है। तो मैंने कहा भी संवेदनशील का मतलब क्या होता है? अरे वह शिव भक्त है, एक गरीब है, लेकिन उसकी भक्ति का सम्मान होना चाहिए, उसकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। क्यों रोकोगे कावड़ यात्रा पर? कहा आप सुरक्षा का मुद्दा। हमने कभी फिर इस सरकार कैसी जो सुरक्षा न दे सके? मैं सुरक्षा दूंगा, मेरी सरकार सुरक्षा देगी। कावड़ यात्री चलेंगे नीचे, ऊपर से हेलीकॉप्टर से निगरानी करो, दूर दूर तक देखो। एक तरफ पुष्प वर्षा कावड़ यात्रियों पे करो, और अगर कोई दंगाई किसी कावड़ यात्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है तो उसको भी वहीं पर उसको निशाना बना लो। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनका न विकास का कोई एजेंडा है, न सुरक्षा का है, सुशासन का भी नहीं है। क्योंकि इनके लिए तो उत्तर प्रदेश के विकास इनका एजेंडा का हिस्सा नहीं, अपने परिवार का विकास। एक पार्टी है चाचा भतीजे की, एक पार्टी है भाई बहन की, एक पार्टी है बुआ भतीजे की। बाकी इसके अलावा किसी और को इस पार्टी में कोई जगह नहीं। वही इर्द गिर्द सब घूम फिर करके वही सब एक साथ होना है। इसलिए कोई विकास का विजन नहीं, सुरक्षा का भी कोई विजन नहीं। वे लोग सुरक्षित रहे, बाकी तो जाए भाड़ में, उनको बाकी से मतलब ही नहीं। हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ही हमारा परिवार है। उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि, उसकी खुशहाली, यही हमारी खुशहाली है। और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों और इन मूल्यों की प्रति प्रतिबद्ध है। और उसी के लिए आज समर्पित भाव के साथ एक बार फिर से आपसे अपील करने के लिए आया हूं। शहजीत पाल त्यागी जी ने मेहनत करके कार्य करने का प्रयास किया है, अच्छे ढंग से यहां की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य लाने का प्रयास किया है, हर स्तर पर डबल इंजन की सरकार का लाभ हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, उस क्रम को अनवरत आगे बने रहने के लिए आज मैं इसलिए आया हूं। अगर हम चाहते हैं कानून का राज बना रहे,
अगर हम चाहते हैं कि एक कानून का राज इसी प्रकार से बना रहे, हर नागरिक का, हर गरीब का, हर व्यापारी का, हर नौजवान का, हर किसान का, हर महिला का, हर बेटी की सुनवाई होती रहे, अगर आप चाहते हैं थानों का संचालन कोई हिस्ट्री सीटर न करे, अगर आप चाहते हैं कावड़ यात्रा अनवरत इसी प्रकार से चलती रहे, अगर आप चाहते हैं अन्नदाता किसानों का सम्मान इसी प्रकार से बना रहे, अगर आप चाहते हैं व्यापारियों को सुरक्षा इसी प्रकार से मिलती रहे, अगर आप चाहते हैं केराना जैसे पलायन उत्तर प्रदेश से न होने पाए, अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एक ओवरऑल परसेप्शन उत्तर प्रदेश का अच्छा गया है देश के अंदर, यह अनवरत इसी रूप में आगे बढ़ता रहे, अगर आप चाहते हैं कि उद्योग लगते रहें और नौजवानों के लिए रोजगार के नए नए अवसर मिलते रहें, अगर आप चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति हर हाल में बंद होनी है, और अगर आप चाहते हैं कि पेशेवर अपराधी और माफियाओं की अवैध कमाई पर सरकार का बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहे, तो एकमात्र विकल्प भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस एकमात्र विकल्प के लिए मैं आप सबसे अपील करूंगा। बड़ी सभाएं हो सकता न हो, कोरोना तीसरी लहर की चपेट में पूरी दुनिया आई है, बचाव का सर्वोत्तम उपाय होना चाहिए, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन की पर्याप्त डोज दी है, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन भी मिल रही है। सतर्कता और सावधानी इसका एकमात्र उपाय है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग जो भी गाइडलाइन तय करेगा हम उसका पालन करेंगे। बड़ी सभाओं की अनुमति नहीं मिलेगी तो हम छोटी सभाएं करेंगे, लेकिन आप सबसे मेरी अपील होगी, आप में से हर व्यक्ति को अजीत पाल त्यागी बनना होगा, घर घर जाना होगा, एक एक मतदाता के पास पहुंचना होगा, अपने स्मार्टफोन का बेहतर उपयोग करना होगा, अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, शुभचिंतक जो जहां है, सबसे एक ही अपील, कमल का फूल, केवल कमल का फूल। और भाइयों बहनों, कमल के फूल के लिए आप सबसे मेरी अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरे जिले भर में होंगे, उन सभी प्रत्याशियों के पक्ष में हम लोग एक ही अपील करें, सबसे एक ही अपील करें, अगर शांति, सौहार्द और सुरक्षा का ये माहौल, समृद्धि और खुशहाली का ये माहौल अनवरत बना रहना है, तो भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपकी सुरक्षा और आपकी समृद्धि के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता किसी से न करके प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने का कार्य करेगी, नंबर 1, आर्थिक रूप से देश का सबसे समृद्ध प्रदेश, सुरक्षित प्रदेश, और उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की कृपा का प्रदेश, सब कुछ हमारे पास है, केवल एक पहल को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया था। आप सबसे मेरी अपील होगी, अजीत पाल त्यागी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आप सबसे अपील कर रहा हूं। आप सब मेरे साथ एक बार बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठाएंगे, जहां तक सभी लोग दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।